आप सभी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ये हम लोग देख रहे थे हाँ, ठीक है, सीटेट है और ये 2026 के लिए जो अभी एग्ज़ाम होगी ना, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। इसमें पेडागोजी और क्या कहते हैं इसमें अनुच्छेद भी दोनों का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक? तो शुरुआत करते हैं, 31 जनवरी 2023 का है। पहले गद्यांश से शुरुआत कर रहे हैं कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न के जो पूछे गए प्रश्न है उसके लिए यानी प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कानून के व्याख्याकार मानते हैं कि हमारे कानूनों का मूल स्रोत परंपरा, समाज में प्रचलित प्रथाएं, रीति रिवाज, आचार व्यवहार और रूढ़ियां हैं। जब कोई प्रथा लंबे अरसे से जहां तक याद पड़े समाज में चलती आ रही हो, उसे कुछ मानदंडों पर खरा उतारने पर कानून का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। विधि के लिखित और संहिताबद्ध होने से पूर्व एक लंबे समय तक रूढ़ियां ही समाज का आधार नहीं है। हमारे सभी पर्सनल लॉ इसी प्रकार बने हैं। लिखित रूप में उन्हें कानूनी जमा पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को अवश्य देखा जाता है। उनका तर्क संगत होना सबसे पहली शर्त है, क्योंकि कानून तर्कहीन नहीं हो सकते। जब कानून बनता है ना, तो वह बिना तर्क का कानून नहीं हो सकता है, ठीक। प्रचलित लिखित कानूनों की विरोधी प्रथा कानून नहीं बन सकती। जो प्रचलित है वो लिखित कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। ये विरोधी प्रथा कानून नहीं बन सकता, ठीक। जैसे कि सती प्रथा, जैसे एक सती प्रथा का उदाहरण है, जो किसी के पुरुष मर जाने पर यानी किसी के पति मर जाने के साथ उसके पत्नी को भी जला दिया जाता था, उसे सती कहा जाता था। तो ऐसे स्थिति में ऐसे कानून को यानी ऐसे प्रचलित कानून है, ये क्या होगा, ये तर्कहीन प्रथा लंबे अरसे तक इधर उधर प्रचलित होने पर भी कभी कानून नहीं बन सकी, ठीक है। बल्कि उसके विरोध में अवश्य कानून की आवश्यकता पड़ गई। जनजीवन के अनुकूल होना उसकी पहली आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि कानून जनजीवन की सुविधा के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। जो प्रथाएं कानून बनी उनका इतिहास हमारे सामने है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जब समाज में प्रचलित प्रथाएं कानून बन गई। तो कानून, ठीक है, जब क्या है, कौटिल्य एक अर्थशास्त्र थे, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ था उसके अर्थशास्त्र में एक उल्लेख है, यानी लिखा हुआ मिला है कि जब समाज में प्रचलित प्रथाएं कानून बन गई, ठीक है। पहला नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं कि कानून, देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमको एक बार अच्छा से पैसेज को पढ़ लेना है, ठीक। इसके बाद एक एक क्वेश्चन को लगाते जाना है और उसका आंसर हमें बनाते जाना है, ठीक है। तो कानून के संहिताबद्ध होने से पूर्व समाज में कानून व्यवस्था का आधार था। तो क्या आधार था? जब हमारे समाज में कानून की संहिताबद्ध हो रहे थे तो पूर्व समाज में कानून व्यवस्था का आधार क्या था? तो रूढ़ियां और प्रथाएं थी ना। संविधान तो बना नहीं था, प्रतिष्ठित व्यक्ति की इच्छा नहीं थी, पंचायत तो नहीं था। तो रूढ़ियां और प्रथाएं जो रूढ़ी से आ रहे थे, यानी पुराने से पुराने चीज आ रहे थे, उसी के अनुसार कानून बनाया जाता था। फिर से देख रहे हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन, सती प्रथा कानून का रूप क्यों नहीं ले सकी? जब सती प्रथा कानून है तो वो कानून का रूप क्यों नहीं ले सकी? तो क्योंकि वह जनजीवन के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि वो पूरे मानव समाज में प्रचलित नहीं हुई, क्योंकि वो कुछ समाजों में ही प्रचलित थी, क्योंकि एक वर्ग विशेष की प्रथा मात्र थी। तो हम लोग को पहले ही पता था, जब हम लोग यहाँ पर पैसे पढ़े ना, जो सती प्रथा है ये जनजीवन के अनुकूल होना उसकी पहली आवश्यकता होनी चाहिए, बल्कि ये क्या था, जनजीवन के अनुकूल नहीं थे। इसलिए ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सतत प्रथा कानून का रूप क्यों नहीं ले सकी? तो वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है। हाँ, अब ये वाला देखेंगे, किसी भी प्रथा को विधि का रूप देने के लिए उसमें कौन सा महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए, यानी होना आवश्यक है। तो कौन सा महत्वपूर्ण तत्व आवश्यक होता है? तो पहला है कि उस प्रथा के लिखित रूप की उपलब्धता, उस प्रथा का समाज के प्रतिष्ठित लोगों में प्रचलन, उस प्रथा का जनजीवन के लिए तर्क संगत होना, उस प्रथा का धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्या था, हम लोग पढ़े थे पैसेज में, तो उस प्रथा का जनजीवन के लिए तर्क संगत होना जरूरी है, ठीक।
हमारे कानूनों का मूल स्रोत क्या है? हमारे जो कानून है ये मूल स्रोत क्या है? ऐतिहासिक घटनाएं, समाज में प्रचलित परंपराएं और प्रथाएं, या फिर धर्म गुरु के आख्यान या त्योहार एवं उत्सव। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समाज में प्रचलित परंपराओं और प्रथाएं, ये कानूनों का मूल स्रोत है। ठीक, अब देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। सही कथन की पहचान करें। किसी भी कथन की पहचान करें। क्या कह रहा है? सही कथन की पहचान करें। किसी भी कानून की विरोधी प्रथा कानून नहीं बन सकती है। ठीक है, प्रथाओं को कुछ मानदंडों पर खरा उतरे बगैर कानून का रूप दिया जा सकता है। प्रचलित प्रथाओं को कानून का दर्जा कभी नहीं दिया गया, या फिर कानून व्यक्ति विशेष की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो किसी भी कानून की विरोधी प्रथा कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। आपको पैसेज बढ़िया से पढ़ लेना है, पैसेज के अनुसार ही आपका सारा जवाब निकल जाएगा। कोई ये फ्री का नंबर मिलता है, इसमें ज़्यादा टेंशन ही नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना है और अच्छा से नंबर ले सकते हैं इसमें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाषा की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान करें। तो देखिए, दर्जा, इंसाफ, परंपरा, जामा। तो इसमें से जो अलग वाला ऑप्शन है, यानी इसका अर्थ अलग निकलता है, वो वाला ऑप्शन चूज करना है। तो कौन सा वाला हो जाएगा? जब किसी चीज के लिए दर्ज करते हैं, ये दर्जा हो गया, यानी हक एक हिसाब से कर दे तो हक ही हो गया। इंसाफ से भी लगभग वही आंसर आ रहा है। ये जामा से भी लगभग में वही कुछ कुछ मिलता जुलता है, लेकिन ये परंपरा वाला चीज ना कुछ अलग लग रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, यानी यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भिन्न है। अब देखेंगे इसमें प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, तो त या लित या इत। तो देखिए, ता से तो कुछ प्रत्यय नहीं पता चल रहा है, त से भी नहीं, लित से भी नहीं, लेकिन इत से पता चल रहा है। जैसे प्रचलित, अनुकूल से अनुकूलित। ठीक, इस प्रकार से इससे प्रत्यय का पता चलता है। भला बुरा कौन सा सामाजिक विग्रह सही है? भला और बुरा हो जाएगा। ठीक, तो भला से बुरा, भला और बुरा, भला का बुरा या भला के लिए बुरा, तो भला और बुरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 वाला सही हो गया। अब देख रहे हैं दूसरा वाला पैसेज। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों को करते हुए ढेरों बात याद रखते हैं। ठीक, परंतु हमारा ध्यान हमेशा अपने कार्यों पर होता है, न कि याद रखने पर। जब हम कार्य करते हैं तो अपने कार्य पर ध्यान होता है, न कि याद रखने पर। जैसे याद करना एक सचेत प्रक्रिया के रूप में बदलता है, यह मुश्किल हो जाता है बातों को अपने सामान्य जीवन से काटकर कृत्रिम तरीके से याद करने की कोशिश। याद करने की सामान्य प्रक्रिया को मुश्किल बना देती है। परीक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं याद कर पाने का कारण सारी प्रक्रिया का कृत्रिम रूप से होना होता है। ठीक है, समझना हमारे जीवन में लगातार चलता रहता है। अगर हम अपने आसपास और अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को देखें तो हम लगातार क्या कर रहे हैं, उनकी समझ बनाते रहते हैं। ठीक है, बच्चों को यदि कक्षा से बाहर देखें तो वे बहुत कम उलझन में दिखाई देते हैं। उलझन में ना होने का मतलब कि वे उन परिस्थितियों को समझ रहे हो कि समझने की प्रक्रिया में समझने वाले सक्रिय होते हैं। चीज़ें या घटनाएं अपना अर्थ स्वयं नहीं बताती। ठीक है, जब हम जो कुछ भी पहले से जानते हैं उसका इस्तेमाल कर उनका अर्थ निर्माण करते हैं, फिर जिसे समझना कहा जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा पैसेज खत्म हो गया और ये इसका क्वेश्चन से लगाएंगे। तो देख रहे हैं कि किसी भी घटना वस्तु को याद रखना कब मुश्किल हो जाता है, जब उन्हें सामान्य जीवन से जोड़कर देखा जाए, जब उन्हें सामान्य जीवन से काटकर याद करने की कोशिश हो, जब याद करने की कौशल में कमी हो, जब समूचा ध्यान अपने दैनिक जीवन के कार्यों पर हो। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? जब हम कोई चीज यानी किसी चीज का याद करके, यानी हम डेली के काम करते हुए उस चीज को याद करके, यानी जो सुबह में क्या खाए थे, क्या किए थे, फर्स्ट काम कौन सा था, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको याद करके काम करना, ये चीज क्या होता है, याद करने की कोशिश हो, तो ये वाला मुश्किल होता है ना। अब देखेंगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन। सही कथन की पहचान करें।
बच्चे घर या विद्यालय हर जगह उलझन में ही रहते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में कर रहे हैं कि अपने बच्चों को यानी अपने कार्यों को करते समय बातें याद रखना संभव नहीं है। थर्ड वाला कह रहा है कि समझना हमारे जीवन में कभी कभी हो पाता है। फोर्थ वाला ऑप्शन कह रहा है कि समझना हमारे जीवन में लगातार चलता रहता है। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समझना हमारे जीवन में लगातार चलता रहता है ना। उलझन में न होने से क्या अभिप्राय? परिस्थितियों के प्रति समझ बनाना, वस्तु स्थिति का बोझ न होना, चीजों को याद रख पाना, परीक्षा पत्र को हल कर पाना। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो परिस्थितियों के प्रति समझ बनाना, जो परिस्थिति है उसके बीच यानी उसके प्रति समझ बनाना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यार्थी अर्थ का निर्माण कैसे करते हैं? तो शब्दों के अर्थ को कंठस्थ करके, या फिर अध्यापक से प्राप्त जानकारी के आधार पर, या फिर अध्यापकों की साथ चर्चा करके, या फिर पहले के अनुभव के आधार पर। तो अपने के पहले जो अनुभव है उसके आधार पर अर्थ का निर्माण करते हैं ना। तो ये वाला सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का देख रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर याद नहीं कर पाते, इसका क्या कारण हो सकता है? उनकी स्मृति कौशल का कमजोर होना, उनकी सामाजिक स्थिति का कमजोर होना, या फिर याद करने की प्रक्रिया का बनावटी होना, या फिर याद करने में रुचि का अभाव होना। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी जो याद करने की प्रक्रिया है वो क्या होगा? बनावटी है, जिसके चलते उन्हें याद नहीं हो पाता है। तो याद करने की प्रक्रिया का बनावटी होना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अर्थ निर्माण का विग्रह है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? अर्थ का निर्माण, अर्थ और निर्माण, अर्थ से निर्माण, अर्थ के लिए निर्माण। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अर्थ निर्माण का विग्रह हो जाएगा, यानी अर्थ का निर्माण। अब देखेंगे विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्याधन आर्थी, या फिर विद्याधन विद्यार्थी, या फिर विद्याधन अर्थी। तो कौन सा वाला सबसे सही है? तो विद्याधन अर्थी होता है ना, विद्याधन अर्थी। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, ठीक। ठीक है। अब देखेंगे पेडागोजी का क्वेश्चंस। कह रहा है क्वेश्चन, पठन क्षमता अर्जित किए हुए शिक्षार्थियों के लिए पठन की कक्षा में किस विशिष्ट चरण को नहीं होना चाहिए? तो पंक्तियों के बीच बीच में पठन। सेकंड में कह रहा है कि अनुच्छेद को शीर्षक देना, अनुच्छेद में दिए गए भिन्न भिन्न विचारों के बीच जुड़ाव को समझना, शब्दों के अक्षरों की संरचना को समझना। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो शब्दों के अक्षरों की संरचना को समझना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। उच्च कक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए वाचन की कक्षा में कौन सा चरण सही नहीं है? रोल प्ले करना, रोल प्ले के लिए पटकथा लेखन, भाषा में शब्दों की वर्तनी सीखना, या फिर संवाद में अपने भारी और आने पर बोलना सीखना। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा?
भाषा में शब्दों की वर्तनी सीखना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम भाषा मातृभाषा की तुलना में, प्रथम भाषा मातृभाषा की तुलना में द्वितीय भाषा, भारत में अंग्रेजी भाषा का सीखना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि द्वितीय भाषा जटिल भाषा है, ये भाषा हमारे परिवेश में नहीं बोली जाती है, या फिर प्रथम भाषा भारतीय भाषा, ये औपनिवेशिक भाषा है। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यह भाषा हमारे परिवेश में नहीं बोली जाती, इसलिए थोड़ा दिक्कतें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, संदर्भ में व्याकरण पर किस पर बल दिया जाता है? भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाने पर, भाषा के नियमों को कंठस्थ करने पर, विषय वस्तु का अनुवाद करने पर, नियमों का अति सामान्यीकरण करने पर। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाने पर। ठीक है, अब कर रहे हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना, ये वाली बात सही है। कला और विज्ञान में समानता, रटने की प्रवृत्ति की अपेक्षा अवधारणात्मक समझ पर बल, भाषा के पाठों की दूसरे विषयों से कोई संबंध नहीं है, ये वाली बात गलत है। ठीक है, ये वाली बात नहीं है सामने। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, अनुभव जनित अधिगम में क्या शामिल है? कक्षा के बाहर के अनुभव पर आधारित शिक्षण शास्त्र, सभी विषयों में सारगर्भित शिक्षा शास्त्र, दक्षता आधारित अधिगम, या फिर रटकर और कंठस्थीकरण द्वारा अधिगम। तो ये वाला जो रटकर और कंठस्थीकरण द्वारा अधिगम है, यही वाला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यापक को कक्षा में अधिगम विकलांगता की पहचान करने के लिए मदद लेनी चाहिए, जितना जल्दी संभव हो सके अधिगम विकलांगता की पहचान कर लेनी चाहिए, या फिर तीसरा ऑप्शन में कि अध्यापक अधिगम विकलांगता वाले शिक्षार्थियों की मदद उन बच्चों को अपनी गति से कार्य करने देने के लिए रूप में कर सकते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन में है कि अध्यापक को उन शिक्षार्थियों की मदद नहीं करनी चाहिए जिन्हें विशेष मदद की जरूरत है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसको दिक्कत है उसको मदद करना पड़ेगा ना, तभी तो बच्चा आगे सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, सबसे निकृष्ट यानी खराब कक्षा अभ्यास कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि मैं कक्षा में वही करती हूँ जो मेरे दिमाग में आता है। सेकंड में कह रहा है कि मैं आमतौर पर प्रमाणिक सामग्री जैसे कि कोई समाचार का चयन करती हूँ और कक्षा में उसका प्रयोग करती हूँ। थर्ड में कह रहा है कि मैं अक्सर पिछली कक्षा में जो पढ़ाया है उससे संबंधता स्थापित करता हूँ। फिर मैं लोकप्रिय संस्कृति से सामग्री का चयन करके लाती हूँ और प्रयोग करती हूँ। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, जो कक्षा में मन करेगा वही करेगा, ये तो बात गलत है ना, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का, पाठ की योजना बनाते समय किस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? विद्यार्थियों की निपुणता का स्तर, आपके पाठ के दिन का समय, गतिविधियों की जटिलता, या फिर अध्यापकों के व्यक्तिगत अनुग्रह। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें फोर्थ वाला यानी अध्यापकों के व्यक्तिगत अनुग्रह, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का, पाठ की योजना बनाते समय किस प्रश्नों को सबसे कम प्राथमिकता देनी चाहिए? यदि विद्यार्थी पाठ के अंत तक भी ऊर्जा से भरे हुए किस प्रकार की गतिविधियां करवानी चाहिए? पाठ की संज्ञानात्मक जटिलता क्या है? क्या यह विषय विशिष्ट स्थानीय शिक्षार्थी के लिए अनुपयुक्त होगा? या फिर उच्च निपुणता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए आप क्या पूरक सामग्री दे सकते हैं? तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्या यह विषय विशिष्ट स्थानीय शिक्षार्थी के लिए अनुपयुक्त होगा? तो ये वाला ऑप्शन
कम प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, सबसे कम इसको प्राथमिकता देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का, सोमवार को श्रवण संबंधी गतिविधि करवाई गई। ठीक है, समाज पर संवाद प्रयासों का प्रभाव, यानी समाज पर संवाद प्रयासों का प्रभाव है। दूसरा विषय था हमारे जीवन में रंगों की भूमिका। ठीक है, पहला एक विषय था कि समाज पर संवाद प्रयासों का प्रभाव था, दूसरा विषय था कि हमारे जीवन में रंगों की क्या भूमिका है, इसके बारे में। यानी दो टॉपिक है, दो टॉपिक के बारे में हम लोग को यानी सोमवार की कक्षा में करा रहे हैं। ठीक है, गतिविधि करा रहे हैं। तो ये दोनों विषय का थीम में कोई संबंध नहीं है। सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा, इन दोनों विषय में, ये दोनों विषय के थीम में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में कि श्रवण के साथ वाच्य और काल पर गतिविधि की योजना बनाना। सेकंड में कि दोनों में से एक थीम पर वाचन गतिविधि करवाना। थर्ड में कह रहा है कि राज्य में सामाजिक मुद्दों से संबंधित, राज्य में सामाजिक मुद्दों से संबंधित श्रवण गतिविधि करवाना या समूह चर्चा में भाग लेने के लिए कार्यात्मक भाषा का अभ्यास। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, दोनों में से एक थीम पर वाचन गतिविधि करवाना। जरूरी नहीं कि दोनों ही करवाना, क्योंकि दोनों का संबंध एक जैसा नहीं है ना, कुछ कुछ अलग है। क्वेश्चन नंबर 12 का, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? डिस्लेक्सिया ग्रस्त बच्चों की पहचान शुरुआती दौर में नहीं करनी चाहिए। भारतीय कहानियों को पाठ्यचर्या में शामिल करना चाहिए। श्रवण का शिक्षण सुव्यवस्था के साथ होना चाहिए। शब्द संपदा के शिक्षण हेतु चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। जो डिस्लेक्सिया से ग्रस्त बच्चा है तो उसको शुरुआती दौर में पहचान नहीं करना चाहिए, ये वाली बात गलत है। पहचान करना चाहिए ना, तभी तो बच्चा ठीक हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, ये जो है ना, सही है गलत है, ये वाला चीज़ ना बड़ी ध्यान में रख के आंसर बनाना पड़ता है, नहीं तो दिमाग में नहीं आता इस टाइम एग्जाम के समय, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भाषा के पाठों में वास्तविक जीवन से लिए गए ज्ञान को समावेशित नहीं करना चाहिए, या फिर शब्द भंडार का शिक्षण द्विभाषी शब्द सूची के माध्यम से किया जा सकता है, या फिर अतिरिक्त पठन विद्यार्थियों के लिए अतिशय भार है। फोर्थ ऑप्शन में कि शब्द अधिगम के लिए शब्द जाल का प्रयोग कोई अच्छा अभ्यास नहीं है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? हाँ, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो शब्द भंडार का शिक्षण द्विभाषी शब्द सूची के माध्यम से किया जा सकता था, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है ना, इंग्लिश में कहता है मैंगो, फिर हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आम। तो इस प्रकार से दो भाषा को हम लोग जानेंगे तो तभी हम दूसरे नया वाला शब्द सीख पाएंगे ना। वाचन बोलना, यानी वाचन बोलना पर शिक्षण अभ्यास कौन सा चरण सही नहीं है? तो वास्तविक समय के लिए संवादों का वाक अभ्यास। सेकंड में की कह रहा है कि अक्षरों की पहचान करना सीखना। थर्ड में कह रहा है कि शब्द सीमाओं की समझ बनाने के लिए सरल अनुच्छेदों की रिकॉर्डिंग सुनाना। और फोर्थ में कह रहा है कि रोल प्ले गतिविधियों के लिए प्रतिपुष्टि देना। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 14 में? तो इसमें हो जाएगा अक्षरों की पहचान करना। ठीक है, अक्षरों की पहचान करना सीखना, ये वाला शब्द सही हो जाएगा, ये वाला वाक्य सही हो जाएगा। ये क्या है, ये गलत है, सॉरी ये गलत है। हाँ, यही वाला गलत है। अक्षरों की पहचान करना सीखना, ये वाला गलत है। जब वाचन बोलने सीख रहे हैं तो अक्षर की पहचान करके क्या सीखेंगे? आप एक छोटे बच्चे को नहीं ना सिखा सकेंगे कि ये अ है, ये आ है, जैसे कि 1 साल 1.5 साल का बच्चा को नहीं सिखा पाएंगे। वो केवल अभी बोलने सीख रहा है, तो उसको कैसे समझा सकेंगे कि ये अ है या फिर ये है? इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही क्वेश्चन नहीं वाला है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का, भाषा के आकलन को किन संदर्भ में देखा जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन ने कहा कि एक क्रमिक प्रक्रिया जिससे आकलन की छोटे छोटे खंडों में बांटा जा सकता है। सेकंड में कहा कि 17 अंतर परीक्षाओं के दौरान एक अंतिम उत्पाद के रूप में, अनेक लिखित परीक्षाओं वाले योगात्मक आकलन के रूप में, या फिर फोर्थ में कहा कि मासिक और वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन की नित्यचर्या नित्यचर्या रूटीन यानी प्रक्रिया के रूप में। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो इसमें अनेक लिखित परीक्षाओं वाले योगात्मक आकलन के रूप में, यानी अनेक लिखित परीक्षाओं वाले योगात्मक आकलन के रूप में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमारा वीडियो समाप्त हो रही है। आप लोग को कैसे लगा ज़रूर बताइए, लाइक भी कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर भी कर लीजिए और कमेंट में अपना राय भी व्यक्त कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में और अपना राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। थैंक यू।